चैप्टर 211 वॉमिट और बेचैनी। कहते हुए मयंक गुस्से में घूरने लगता है तो वही को आदमी मयंक की बात पर हंसने लगता है। वह हंसते हुए, मयंक तुम कब समझोगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली की वजह से शांत हूँ? बिल्कुल भी नहीं माय बॉय, तुम्हारे लिए मैं शांत हूँ। रही बात तुम्हारी फैमिली की तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई रोक सकता है? तुम्हें अपना बनाने के लिए कोई भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे घर में ये बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में से कोई भी हम दोनों को अलग कर सकता है। मयंक उस आदमी की बात को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए अपने आंखों में जो आंसू थे उन्हें पोंछकर, प्यार कौन सा प्यार और किसका प्यार? जहां तक मैं जानता हूं तो तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हवास जिसे तुम पूरा करते आए हो। और एक बात अच्छे से याद रखना कि मयंक कभी भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। बेहतर यही है कि मुझसे दूर हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें वह मयंक में देखने को मिल जाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते कहते मयंक गुस्से में कॉल कट करके मोबाइल को साइड में फेंक देता है। रॉकी जाकर मयंक के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख देता है, जिससे मयंक अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, तुम्हारी फैमिली कब आने वाली है? मयंक के सवाल को सुनकर रॉकी मयंक के साइड में बैठ जाता है। वह उसके साइड में बैठकर सामने देखते हुए, शिवानी बाहर गई, तुम्हें तो पता है वह ज्यादा घर पर रहती ही नहीं है और पापा का बिजनेस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो वही बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। उसे सिलसिले में बाहर गए हैं। फैमिली को टाइम तो उन्हें देना आता नहीं है। वैसे भी तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? घर पर नहीं है तो अच्छा ही है ना, हम दोनों और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लूँ, क्लासेस के साथ ही साथ बिजनेस के भी कुछ बारे में जान को। आगे जाकर तुम्हारे नखरे मुझे उठते हैं तो उसके लिए मुझे कामना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम कहोगे कि मेरा पति तो मेरे नखरे ही नहीं उठाता है। कहते हुए वह उसे एक आंख मारकर मुस्कुराने लगता है तो वही उसके बाद को सुनकर मयंक उसे अपनी आंखें दिखाकर, मेरी कौन से नखरे हैं? मैं तो सिंपल ही रहता हूँ। मेरी शर्ट भी 200 है, 300 से ज़्यादा तो नहीं होगी। और जीन्स की बात करें तो 500 तक मेरी जीन्स आती है। और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इतने पैसे वाले हो कि तुम ये सब तो ऑफर कर सकते हो। तुम क्यों? मैं खुद काम भी सकता हूँ, आप इतना पढ़ क्यों रहा हूँ? वो इतना ही कहा पाया था कि रॉकी जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर, मेरा असिस्टेंट बनने के लिए अब मैं काम करूँगा तो मुझे कोई तो चाहिए कि नहीं रिलैक्स करने के लिए? वैसे भी तुम्हारा इसमें बहुत फ़ायदा है। अगर तुम्हें असिस्टेंट बन जाओगे तो कोई लड़की क्या कोई लड़का भी मेरे पास नहीं आएगा और यहाँ तक कि पूरा दिन हम दोनों साथ रहेंगे। जो चाहे वह करेंगे, अगर मूड बन तो वह भी कर लेंगे, ना बने तो कुछ और भी कर लेंगे। कहते कहते वह अपनी होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है और वही उसके हाथ जो उसके होठों पर था। मयंक उसके हाथ को काटकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अच्छा मम्मी लड़की नहीं हूँ, अगर मैं लड़की होती ना तो पक्का तुम मुझे प्रेग्नेंट करने में एक बार भी नहीं सोचते। कितनी गंदा दिमाग है तुम्हारा, मतलब काम के साथ तुम्हें ये भी करना है? मैं तुम्हारा असिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोशनी के साथ एक कंपनी स्टार्ट करूँ। वैसे भी लोग यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे पैसे देखकर तुम्हारे पास आया, इससे बेहतर है कि मैं अपना कुछ नाम बनाऊं। उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। पर सोने से पहले मेरे पास भी है जिसे तुम्हें जानना है। अगर उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो। मयंक इतना ही कहा पाया। रॉकी उसे अपनी गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, मैंने पेस्ट देखा, तुमसे मोहब्बत नहीं की है मेरे एंजल बॉय, मैं बस तुम्हें देखा है, तुम्हारा बिहेवियर पसंद है और पहली बात तुम्हारी आंखें, तुम्हारा यह इनोसेंट सा चेहरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तुम ही तो सोचो, जो लड़का किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, आज वह तुम्हें पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फास्ट मेरे मोहब्बत को कम कर सकता है? चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ क्यों ना हो, आगे जाकर यह मोहब्बत हमारी होने वाली है। वैसे कल का वक्त दिया था, तुम्हें सुबह होने वाली है, बता देना मुझे। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर मयंक एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर ऐसा था जैसे कि उसे हिम्मत ही नहीं हो रही है अपने पास्ट को रॉकी को बताने की। वह अपनी आंखें बंद करके रॉकी के चेहरे को देता है। रॉकी, जिसकी आंखें मयंक की आंखों पर टिकी हुई थी, वह मयंक को अपने पास खींच लेता है, जिससे मयंक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है
तो रॉकी उसके शर्ट के अंदर अपने हाथों को ले जाकर उसके सीने को सहलाने लगता है, जिससे मयंक को गुदगुदी होने लगते हैं। वह उसके हाथ को पकड़कर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है, कहते कहते वह उसे आंखें दिखाने लगता है। तो रॉकी बड़ी मासूमियत से, जब तुम मेरे हाथ में हो और मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, इतना भी मैं मोहब्बत में शरीफ नहीं हूँ। अब मेरी मोहब्बत हो तो तुम, और इतने नज़दीक होने का मतलब है कि कुछ होने तो वाला है, कहते हुए वह उसे अपनी बाहों में उठा कर ले जाने लगता है। कमरे में उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वह से बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगता है। बहुत ही पैशनेट और दीप के साथ को दोनों किस करने लगते हैं। धीरे धीरे कपड़े फर्श पर गिर चुके थे। दोनों की ही सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मयंक पूरी तरह से रॉकी में खोना चाहता था। अपने मन में जितनी भी परेशानी थी, वह सब कुछ उसके दिमाग से हट चुकी थी। वह बस उसका होना चाहता था, और रॉकी भी कहीं ना कहीं ये समझ चुका था। रॉकी इसी वजह से मयंक को पूरी तरह से प्लेजर फील करवाने लगता है। उसकी आवाज़ से पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, और मयंक को उसके आवाज़ से सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। करीब 3 घंटे के बाद वह दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों सोफे पर द रॉकी के होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। तो वही मयंक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह उसे गुस्से में देख रहा था। पूरे कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बवंडर आ गया हो। मयंक पूरे कमरे को देखकर, तुम इंसानों की तरह कोई भी चीज़ नहीं कर सकते क्या? पूरा कमरा देखो, क्या हालत रख कर रखी है तुमने, और ऊपर से मेरी कमर, पूरी तरह से तुम अपनी चीज़ों को नीचे फेंक रहे हो। और टेबल पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे पूरा सामान देखो कैसे ज़मीन पर दिख रहा हुआ है। इससे पहले साफ करो और मुझे बेड पर ले जाओ। बहुत नींद आ गई, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तुम जैसा जानवर ना सच में अपने पास रख कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर, कहते हुए मयंक मुंह बनाने लगता है जैसे वह उसकी रूठी हुई बीवी है। और वही मयंक कैसे चेहरे को देखकर रॉकी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके चेहरे को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है, और वैसे ही मुस्कुराते हुए उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे सोफे पर बैठकर बेडशीट को सही कर देता है। उसे बेड पर लेटकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर उसके माथे को चूम लेता है, और खुद पूरे कमरे को साफ करने लगता है। कॉन्डोम के पैकेट पूरे जमीन पर बिखरे हुए थे। वह पैकेट को एक सेट करके टेबल से लेकर हर एक सोफे पर जितनी भी चीज़ रखी गई थी, वह सारी फेंकने लगता है। करीब आधे घंटे बाद सबको साफ करने के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था। वह मयंक के पास आ जाता है। मयंक उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रॉकी का सर मयंक के सीने में छुप जाता है। मयंक के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रॉकी को सुकून मिल रहा था। उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी अपनी आंखें खोलता है तो खुद को अकेले बेड पर पाती है। वह खुद को अकेले देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, और वहां से वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छे से फ्रेश करने लगते हैं। फ्रेश करने के बाद वह जब बाहर आती है तो उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। वही सोफे पर बैठकर अपने सर को पकड़ लेती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। खुद को शांत करके वह अपने सर को पकड़कर हल्के हल्के हाथों से अपने सर को दबाने लगते हैं। वह अपना हाथ अपने सर पर रखकर खुद से ही, आखिर मेरे सर को हो क्या रहा है और अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ी होकर जल्दी से वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में जाकर वह वॉमिट करने लगते हैं। मोमेंट करने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है। वह सोफे पर फिर से आकर बैठकर अपने सर को वही सोफे पर रख देती है। अपनी आंखें बंद करके वह वहीं लेट जाती है। उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वह वही सोफे पर लेटी हुई थी कि तभी अंदर आ जाती है महक, जो कुछ काम से रोशनी के पास आ रही थी। पर रोशनी को ऐसे सोफे पर लेटे हुए देखते हैं तो उसके पास जाकर उसके बालों को सहलाकर बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, बच्चा तुम अभी तक जगी नहीं हो क्या, बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, कहते कहते वह उसके माथे को चूम लेती है। और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वह अपनी आंखें खोल देती है और महक को देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए
कुछ नहीं दी, वह नींद नहीं, बस ऐसे ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आप यहाँ पर सुबह सुबह कुछ काम था, छोड़ कर जाना। कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ी होकर जल्दी से वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में जाकर वह वॉमिट करने लगते हैं। मोमेंट करने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है। वह सोफे पर फिर से आकर बैठकर अपने सर को वही सोफे पर रख देती है। अपनी आंखें बंद करके वह वहीं लेट जाती है। उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वह वही सोफे पर लेटी हुई थी कि तभी अंदर आ जाती है महक, जो कुछ काम से रोशनी के पास आ रही थी। पर रोशनी को ऐसे सोफे पर लेटे हुए देखते हैं तो उसके पास जाकर उसके बालों को सहलाकर बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, बच्चा तुम अभी तक जगी नहीं हो क्या, बहुत ज़्यादा नींद आ गई है। कहते कहते वह उसके माथे को चूम लेती है और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वह अपनी आंखें खोल देती है और महक को देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए। कुछ नहीं दी, वह नींद नहीं, बस ऐसे ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आप यहाँ पर सुबह सुबह कुछ काम था। ये सुनकर महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसके दोनों गालों को पकड़कर, सच में यही बात है ना, कहते हुए वो रोशनी की नीली आंखों को देखने लगती है तो रोशनी अपने होठों पर एक जबरदस्ती बड़ी मुस्कुराहट लिए अपना सरना में हिलाते हुए, हाँ दी मैं ठीक हूँ, वह तो बस मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। आप ये सब छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए क्या काम था। वैसे भी जैसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कोई अजीब सा लग रहा होगा। कहते हुए वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर महक को भी ऐसा ही लगता है। वह उसके साइड में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए, कुछ नहीं, वह दरअसल आज पैलेस में चांदनी रावत आने वाली है। ये वही है ना जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। सुबह माँ मुझे कह रही थी कि वह यहाँ पर आई है तो हम सबसे मिलना चाहते हैं। चांदनी का नाम सुनकर रोशनी सोच में पड़ जाती है कि कौन। तभी उसे याद आता है कि महक की हल्दी में उसने कितना ज़्यादा उसे पर चलाया था और उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश कर रही थी, पर सूर्या ने उसे थप्पड़ मारा था। वह उसे याद करके अपना सर हिलाकर हुए, अच्छा आप उसकी बात कर रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहे हैं उसे लड़की का। बहुत अजीब है, मैंने दादी से सुना था कि वह दोनों बचपन के दोस्त हैं और यहाँ तक वह कह रही थी कि वह मेरे पति को जानती हैं। दोनों एक ही कॉलेज में थे। मैंने इस बारे में उनसे बात भी की थी, तब उन्होंने कहा कि वह से जानते तक नहीं थे बल्कि उसे तो वह पसंद भी नहीं थी और वह जब भी यहाँ पर रहती थी तो ये यहाँ से चले जाते थे। पर पुरानी बातों को हम कितना ज़्यादा तक खींच सकते हैं। वैसे भी ये तो फैमिली फ्रेंड है ना इनकी, तो अब ज़्यादा परेशान मत हो। वैसे आप इसलिए यहाँ पर आई थी? उद्धरण चिन्ह। महक इस पर अपना सरना में हिलाकर, नहीं मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वह तुमने जो फैमिली को लाया था ना, उसे फैमिली को दादाजी काशी भेज रहे हैं। उन लोगों को काशी जाना है तो वही मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वह भी निकल ही रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या वह लोग निकल रहे हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो लगा था कि वह यहाँ पर रहेंगे और हमारे साथ मुंबई चले जाएंगे। रोशनी की बात पर महक अपना सरना में हिलाते हुए, मुझे भी यही लगा था, पर तुम तो जानती हो राठौर परिवार कैसा है, और वैसे भी अगर यह यहाँ पर रहेंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी कहीं ऐसी जगह भेजना होगा जिससे राठौर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। कहते हुए उसके बालों को सहलाकर गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए, अब ज़्यादा सोचो मत और जल्दी से तैयार हो, जो माँ और वह सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए वह रोशनी का चेहरा देखती है जो उदास में भर गया था। वह रोशनी के चेहरे देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ तुम्हारा चेहरा मुझे उदास क्यों दिख रहा है? रोशनी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, मुझे ना रिमझिम बहुत प्यारी लगी थी, सोचा था मैं उसे अपने साथ रखूंगी, हमारे ही पैलेस में ही रहेंगे, पर ये लोग काशी में रह रहे हैं तो पता नहीं क्यों बच्चे बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह, पर अब वह जा रही है, यही सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। रिमझिम से पता नहीं क्यों दी कनेक्शन महसूस हो रहा है। रोशनी की बच्चों वाली बातों को सुनकर और उसके उदास भरे चेहरे को देखकर महक के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह रोशनी के गालों को खींचकर, एक काम करना, जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा ना तब उसकी शादी करवा देना, फिर वह तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनते ही रोशनी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए
काश ऐसा हो पाता। वैसे भी रिमझिम चली जाएगी काशी और मेरा अगर बेटा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वह रिमझिम से शादी करेगा, क्योंकि वह दोनों ही बहुत दूर है। और वह कब आएगा क्या पता, उसकी जिंदगी में कोई और लिखी होगी। रिमझिम मुझे पसंद है, पर वह तो कहाँ से जा रही है। तो मैं इस बारे में सोचती हूँ और उनको पहले ही बता देते कि मेरे बेटे से ही रिमझिम की मैं शादी करवाती। पर अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, कहते हुए हंसने लगती है। तो उसकी बात पर महक उसके सर पर हल्का सा मारकर, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। और वैसे भी रिमझिम और मेरा प्रिंस इस दुनिया में आया तो वह रिमझिम से छोटा ही होगा। जहाँ रिमझिम में इतनी मैच्योरिटी होगी तो वही वहाँ तुम्हारा प्यारा सा बेटा जिसके अंदर मैच्योरिटी तो मुझे लगता है शायद से हो सकती है। अगर वह तुम पर गया तो समझ लेना मुझे रिमझिम को ही उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वह सूर्या के मतलब मेरे जेठ जी पर चला गया तो शायद उसके लिए बीवी ढूंढने की परेशानी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगी, वह खुद ही अपनी बीवी को ढूंढ लेगा। कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगते हैं। और वही यह सुनकर रोशनी बस मुस्कुरा देती है, वह कुछ कहती नहीं है। दोनों ही कमरे के बाहर चले जाते हैं। हाल में आते हैं तो उसे रिमझिम की फैमिली मिलती है। वह रिमझिम को अपने हाथों में लेती है तो रिमझिम उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वह रो रही थी, रोशनी को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और ये देखकर सभी हैरान तो होते हैं। तो वही रोशनी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर आंखों में उदासी थी। आखिर रिमझिम जो जाने वाली थी उसे दूर। रिमझिम को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगते हैं और वही रिमझिम भी रोशनी के सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही रोशनी रिमझिम को अपने सीने से दूर करके उसके माथे को छोड़ देती है। अनजाने में ही सही रिमझिम अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोशनी रिमझिम की लाइट ब्राउन आइज को देखते हैं जो चमक रहे थे। उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहला देता है और रिमझिम की मां की तरफ देखकर, पता नहीं पर रिमझिम दिल के बहुत करीब लगने लगी है। मुझे पहले ही मुलाकात में ऐसा लगा जैसे यह मेरी कोई अपनी है। संभाल कर रखे इस, और अगर कभी मौका मिले तो आप जरूर प्रताप पैलेस मतलब मुंबई में आ जाना। मैं चाहूंगी कि आप रिमझिम को वहां पर लेकर आए। आशा करती हूँ कि फिर से आपसे मुलाकात होगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह मुस्कुरा देती हैं। तो वही उसकी माँ अपना सर हिलाकर रिमझिम को रोशनी के हाथों से लेकर, जरूर बड़ी रानी सा, हम आपसे मिलने और रिमझिम को लेकर जरूर आएंगे। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिला देते हैं, पर रिमझिम रोने लगते हैं। रोशनी रिमझिम को देखकर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देते हैं। सभी बाहर जा रहे थे, रोशनी की नज़र रिमझिम पर थी और रिमझिम भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके टुकुर टुकुर रोशनी को देख रही थी। वहां वह से सभी जा चुके थे। आखिरी बात रोशनी रिमझिम का हाथ पकड़कर उसके माथे से अपना माथा लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं जिन्हें वह जल्दी से पोंछा लेती है और रिमझिम को जाते हुए देखने लगते हैं। रिमझिम जा चुकी थी, रोशनी के दिल में एक बेचैन होने लगती है, पर फिर भी वह खुद को शांत करके गहरी सांस लेकर पैलेस के अंदर आ जाती है। इस समय उसके चेहरे पर कुछ था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वह पैलेस के अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। राधिका की साइड में तो वही अरुण सभी की तरफ देखा है। फिर एक गहरी सांस लेकर वीरेंद्र और प्रणय जी से, अब सब कुछ हो गया है तो क्यों ना हम अब मुंबई जाना चाहिए। वैसे भी पूजा के लिए आए थे, पूजा भी हो गई, आप बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। उद्धरण चिन्ह प्रलय इस पर अपना सर हिलाकर, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें अब मुंबई जाना चाहिए। वैसे भी हमारा जो काम था वह हो गया। प्रलय की इस बात को सुनकर रोशनी सभी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, क्या हम 2 दिन और नहीं यहाँ पर रख सकते? वैसे भी मुझे नहीं पता कि हम फिर से कब आएंगे और कुछ जगह भी बाकी है मुझे देखने की, तो वह भी देखूंगी। बस 2 दिन, उसके बाद हम सभी मुंबई के लिए चले जाएंगे। कहते हैं कि वह मुस्कुराने लगते हैं। वही रोशनी की बात पर सभी उसे थे हैरानी से देख रहे थे। वही रोशनी सभी को अपनी तरफ हैरानी से देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, आप सभी मुझे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? मैं क्या किया? क्या मैं कुछ गलत कहा? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सभी की तरफ देखने लगते हैं। तो सौम्या रोशनी की तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाकर, नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। वैसे भी 2-3 ही दिन हुए हैं और 2 दिन रह लेंगे तो ऐसा कौन सा लॉस होने वाला है।
तुम लोगों का वैसे भी अब पता नहीं हम कब आएंगे यहाँ पर। 213 बातें छुपाने और गुस्से भरी नफरत। प्रलय की इस बात को सुनकर रोशनी सभी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, क्या हम 2 दिन और नहीं यहाँ पर रख सकते? वैसे भी मुझे नहीं पता कि हम फिर से कब आएंगे, और कुछ जगह भी बाकी है मुझे देखने की, तो वह भी देखूंगी, बस 2 दिन, उसके बाद हम सभी मुंबई के लिए चले जाएंगे। कहते हैं कि वह मुस्कुराने लगते हैं। वही रोशनी की बात पर सभी उसे थे हैरानी से देख रहे थे। वही रोशनी सभी को अपनी तरफ हैरानी से देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, आप सभी मुझे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? मैं क्या किया? क्या मैं कुछ गलत कहा? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सभी की तरफ देखने लगते हैं। तो सौम्या रोशनी की तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाकर, नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। वैसे भी 2-3 ही दिन हुए हैं, और 2 दिन रह लेंगे तो ऐसा कौन सा लॉस होने वाला है? तुम लोगों का वैसे भी अब पता नहीं हम कब आएंगे यहाँ पर। कहते कहते सौम्या को सोचकर गायत्री की तरफ देखकर, वैसे चांदनी आने वाली है, मैंने उससे बात की थी, मुझे लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात जैसलमेर में होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गायत्री अपना सर हिलाकर, मुझे भी नहीं लगा था, वह कुछ बिजनेस के काम के लिए आए हैं, आधे घंटे तक आ ही जाएगी। ये सुनते ही रोशनी महक को देखते हैं, जो उसे ही देख रही थी। तभी महक की नज़र नेहा पर चली जाती है, जो कुछ सोच रही थी, जिसके चेहरे पर उसे हल्के उनकी परेशानियां नजर आ रही थी। उसे देखते हैं उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है, तो वह वहां से चली जाती है, जिसे देखकर महक कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। नेहा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। महक उसे देखते हैं, फिर कुछ सोचकर वहां से चली जाती है। महक के जाते ही वहां पर रोशनी आ जाती है, जिसने पहले नेहा का चेहरा देख लिया था, जो बहुत ज्यादा अजीब था। उसे कुछ सही नहीं लगता है, तो वह नेहा के कमरे में आ जाती है। नेहा जो चेहरे को घुटनों में छुपाए हुई थी, उसके कंधे पर जब किसी का हाथ महसूस होता है, तब जाकर वह अपना चेहरा अपने भूतों से बाहर निकालकर अपनी आंखें बड़े बड़े करके देखने लगती है, तो उसे रोशनी दिखती है। रोशनी को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, तो वही रोशनी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान नजर आ रही थी, हाल में भी तुम्हारा चेहरा पर सेवा में था, और यहाँ पर तुम्हारी आंखें लाल है, क्या जान सकती हूँ कि क्या हुआ है? ये सुनकर नेहा अपने होठों पर जैसे तैसे मुस्कुराहट लिए, मुझे क्या होगा? वह मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, और रात को लेट सी आई थी, तो वही दुख रही है, अंदर से जल रही है, तो वही सोच मैं यहाँ पर आकर सो जाऊं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते कहते वह अपनी नजरें इधर उधर खोल दे लगती है, और वही उसकी नजरों को देखकर रोशनी गहरी सांस लेकर, झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो, तो बताओ क्या छुपा रही हो? ये सुनकर नेहा अपनी जगह से खड़ी होकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में, मैं क्या छुपाऊंगी, और तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम इस घर की बहू हो, इसके लिए मैं शान हूँ, नहीं तो अब तक ऐसा किसी ने मुझे बोला होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं तुम्हारी कंप्लेंट दादी से करती बैठ गई है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। रोशनी उसके ऐसी बातें हैं और उसके चेहरे पर का पसीना और उसके चेहरे पर जो झूठा गुस्सा था, उसे देख लेती हैं। वह एक गहरी सांस लेकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर, सब कुछ ठीक था, पर जब चांदनी का नाम सुनाई देता है, तब तुम्हारा चेहरा क्यों फीका पड़ जाता है? क्या कुछ ऐसा है जो चांदनी से जुड़ा है? क्योंकि मैंने साफ साफ तुम्हारी आंखों में डर देखा है। ये सुनते ही नेहा का चेहरा एक पल के लिए तो फीका पड़ जाता है, फिर दूसरे ही पल अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिया। तुम पागल हो गई हो? कौन चांदनी? मैं किसी चांदनी को जानती नहीं हूँ, और तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? मुझे तुम जानती हूँ मेरे बारे में, और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेकर, बताना नहीं है तो मत बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मुझे फिक्र होगी, इसी वजह से आ गई, पर लगता है तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। कहते हुए रोशनी वहां से जाने लगती है, तो नेहा रोशनी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, चांदनी रावत जिसके बारे में बात कर रहे थे, वह तो सूर्या को पसंद करती है ना? वह उसे शादी करने वाली थी, तो फिर तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे हो गई?
वह भी उसके होते हुए मुझे लगा नहीं था कि यह शादी हो सकती थी। नेहा के अजीब सी बातों को सुनकर रोशनी उसकी तरफ देखकर नासमझ में। मतलब मैं ये तो जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वह मेरे पति को पसंद करती है, और उसके होते हुए देखा जाए तो यह शादी के बारे में मुझे भी नहीं पता था। पर मेरे पति ने मुझसे शादी कर ली, और उसके होते हुए का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हूँ? नेहा ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने आंटी से सुना था कि चांदनी रावत बहुत अजीब लड़की है। मतलब वह सूर्या को बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसको पाने के लिए तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि वह कहीं चली गई है, इसी वजह से तो तुम दोनों की शादी हो गई। रोशनी अपने होठों पर एक लड़की मुस्कुराहट लिए नेहा की तरफ देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम मेरे पति को तो जानती है वह कौन है, और उसके मर्जी के बगैर तुम्हें लगता है कुछ हो सकता है? रही बात चांदनी की, तो वह फैमिली फ्रेंड है, ना कि मेरे पति की कोई गर्लफ्रेंड। एक बात अच्छे से याद रखना, एक शादीशुदा जिंदगी में कभी भी इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि किसी का घर बर्बाद करके खुद का घर बना तो सकते हैं, पर सुकून से जी नहीं सकते। जिंदगी जीना सीखो, ना कि बर्बाद करना। कहते हुए वह वहां से चली जाती है, और वही उसकी बात को सुनकर नेहा खुद को शांत करके गहरी सांस लेकर वही सोफे पर बैठकर, मैंने तो अपने कदम पीछे ले लिए, पर चांदनी बिल्कुल भी नहीं लेगी। वह पागल है, उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। उसे जैसी पागल लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। अगर यह यहाँ पर आ गई तो जरूर इस बार वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। कहते कहते वह अपने सर पर दोनों हाथ रख देती है, और अपना सर नामे हिलाकर एक गहरी सांस लेकर, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, और मुझे कुछ भी करके रोशनी को बचाना तो होगा। आखिर कैसे भी हो, बहुत प्यारे हैं। मैं चाह कर भी उसके जैसा नहीं बन सकती। मेरे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है। वह इतनी प्यारी और मासूम मेरे साथ, इसी वजह से वह सूर्या की बीवी है और हम बस उसकी चाहने वाली। कहते कहते उसके चेहरे पर उदासी तो थी, पर परेशानी उससे कहीं गुना ज्यादा थी। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वहीं रोशनी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इस समय वह सोच रही थी, नेहा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका चेहरा जिसे याद करके वह अपनी आंखें बंद करके खुद से ही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चांदनी का नाम सुनकर ही ऐसे क्यों डर गई। आखिर क्या छुपा रखा है नेहा? वैसे भी वह लड़की मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। समझ नहीं आ रहा है मेरे पति को आकर कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोगों का दिल अपने हाथों में लेकर बैठा है। पहले नेहा, ये चांदनी, और अब पता नहीं और कितनी सौतन बनने वाली है। मेरी कितने लोगों में प्लान बना रखा होगा। कोई ऐसा ना हो कि इन सभी मिलकर मेरी जान ले। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह कमरे में आती है तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हो जाता है। उसका सर गोल गोल घूमने लगता है। वह वही सोफे पर बैठकर पानी पीने लगते हैं, अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही। आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना तो खाया है मैं, फिर भी मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मैंने, अब जल्दी से जल्दी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन के अंदर मुझे मेरे प्लान पर काम करना होगा। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। उसका सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था, और उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। वह कुछ सोचकर डोर में से एक मेडिसिन को निकलती है। बहुत मेडिसिन को देखते हैं, फिर कुछ सोचकर वो मेडिसिन को ही डब्बे में डालकर साइड में रखकर बालकनी की तरफ चली जाती है। फ्रेश हवा के लिए वहां पर बैठकर वह सामने देखने लगते हैं। खुद को जैसे तैसे करके शांत करके वह अपने सर पर हाथ रखकर, अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो 2 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। मुझे अब समझकर सब कुछ करना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना पर्दा मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है। वक्त आ गया है कि आंखों पर से पर्दा हटाने की। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती हैं। उसके हाथ पैर तरह से कांप रहे थे, आंखें जल उठी थी, चेहरा ऐसा था मानो अभी के अभी वो किसी को भी जान से मार दे। वह बड़ी गुस्से भरी नजरों से सामने देख रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। वह खुद की आंखें बंद करके खुद को शांत करती है, और सामने देखने लगती है। चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वैसे ही सामने देखते हैं, फिर कुछ सोचकर अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आकर वह जल्दी से किसी को कॉल लगाने लगती है। पहली बार कॉल करती है तो सिर्फ रिंग बजती है, कॉल कोई उठाता नहीं, पर दूसरी बार कॉल लगाती है तो वहां से कॉल वह भी जाता है, जिसे रोशनी के ऑटो पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती। 214 रोशनी का चांदनी से मिलना।
अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो 2 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। मुझे अब समझकर सब कुछ करना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना पर्दा मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है। वक्त आ गया है कि आंखों पर से पर्दा हटाने की। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती हैं। उसके हाथ पैर तरह से कांप रहे थे, आंखें जल उठी थी, चेहरा ऐसा था मानो अभी के अभी वो किसी को भी जान से मार दे। वह बड़ी गुस्से भरी नजरों से सामने देख रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। वह खुद की आंखें बंद करके खुद को शांत करती है और सामने देखने लगती है। चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वैसे ही सामने देखते हैं, फिर कुछ सोचकर अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आकर वह जल्दी से किसी को कॉल लगाने लगती है। पहली बार कॉल करती हैं तो सिर्फ रिंग बजती है, कॉल कोई उठाता नहीं, पर दूसरी बार कॉल लगाती है तो वहां से कॉल वह भी जाता है, जिसे रोशनी के ऑटो पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती। सामने से कॉल उठाने के बाद एक आदमी की आवाज सुनाई देते हैं। क्या बात है, लगता है तुमने अपना डिसीजन बदल दिया है। क्या प्लान बनाया है? एग्जाम अभी तुम दे सकती हूँ, बुक्स में तुम्हें दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए, अंकल अब एक बात मुझे समझ नहीं आती है। आपने डिसाइड कर ली कहाँ है कि मुझे अपनी ही टीम में लाना है? और आप तो जानते हैं मैं किसी को कुछ बात नहीं सकती मेरे बारे में। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। वह दरअसल कुछ काम है। मैं आपको एक इंसान की डिटेल भेज देता हूँ, आप मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके रिलेटेड केस, उसके रिलेटेड हर एक बिजनेस के बारे में जितना हो सके उतना जल्दी मुझे शाम तक बता दीजिए। कहते हुए वो शांत हो जाते हैं और वही उसके बात को सुनकर सामने वाला शख्स हैरानी भरी आवाज में, मतलब क्या है रोशनी, किसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकली है? और अब तुम कहाँ पर हो? इन्फॉर्मेशन निकली थी तब तो मुंबई में नहीं थी। क्या सब कुछ ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है? रोशनी इस पर एक गहरी सांस लेकर, प्रॉब्लम तो बड़ी है, मुझे आपकी जरूरत भी पड़ने वाली है। अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त हो तो क्या आप जैसलमेर रह सकते हैं? मैं जैसलमेर में हूँ। आप तो प्रताप खानदान के बारे में जानते हैं, तो वही मैं पूजा के लिए जैसलमेर आई थी। पर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे लग रहा है उसके हाथों से और एक खून होने वाला है। आप आ जाए, बाकी सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। कहते हुए रोशनी कॉल कट कर देते हैं। रोशनी की आंखें बहुत अजीब तरह से चमक रही थी, चेहरे पर गुस्सा आता, उसकी मासूमियत भरा चेहरा कभी गायब सा हो चुका था, अब उसे चेहरे पर गुस्सा आ चुका था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसों पर अपनी जगह से खड़ी होकर सामने देखते हुए, तुम्हें सजा मिलेगी और ऐसे मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वह भी पूरी दुनिया के सामने मौत तो तुम्हें आसानी से मिल जाए, पर तुमने जो बरसों से अपनी इज्जत कमाई है उसे नीलाम होते हुए देखोगे तो क्या होगा? जिन लोगों को तुमने दर्द दिया है वही लोग अगर तुम्हें दर्द देना शुरू कर दे तब क्या होगा? बहुत घमंड है ना खुद पर, अभी नहीं पूरी तरह से टूटने वाला है। कहते हुए रोशनी अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोलते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल लाल हो चुके थे, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, या तो कहीं देख ही नहीं रही थी, बल्कि उसके आंखें में बदले की आग देखने लगे तो वह सामने देखती है और वैसे ही देखते रह जाती है। तभी वह एकता को आते हुए देख रही थी, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती हो ना हो चांदनी आ गई है। वह उसे देखकर गहरी सांस लेते हैं और कुछ सोचते हुए, नेहा का चेहरा मुझे क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ तो छुपा रखे हैं, मेरे पति पर डोरे डालते हैं। क्या पता नहीं दुनिया में मेरा एक ही पति मिला है, इसे अच्छी लड़क के साथ शादी करने में इस प्रॉब्लम क्या है जो यह चुड़ैल मेरे पति के पीछे भाग रही है? इसे तो मैं छोड़ेगी नहीं, बस कुछ वक्त की बात है, फिर इसे भी बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। बड़ी आ गई मेरे पति पर डोले डालने वाली, इसे भी तो पता चले कि मैं कैसे हूँ। शेरनी के घर में आकर आओगे तो कुछ तो मिलेगा। कहते हुए कुछ सोचते हुए अपना सर मिलकर मुस्कुराते हैं, कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी आ रही थी। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत थी और वही हिना उसे देखकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले चांदनी बात से गुस्सा थी कि रोशनी को कैसे मारे, क्योंकि रोशनी को करने का कोई भी जरिया उसे मिल नहीं रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहे थे पर इस महल से रोशनी निकल ही नहीं रही थी। अब ना चाहते हैं वह भी चांदनी को इस महल में आना पड़ा था। वह अपने चेहरे पर मासूमियत लिए पीच कलर का अनारकली सूट पहनकर अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस मासूम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चांदनी आकर सभी के पैरों को छूते हैं, सभी उसे आशीर्वाद देते हैं
तो चांदनी बड़ी ही प्यारी है सौम्या और गायत्री की तरफ देखकर। आंटी आपने तो बताया ही नहीं क्या जैसलमेर रहने वाले हैं, वैसे तो सब कुछ मेरे लिए हैरानी वाला था। सूर्या ने शादी कर ली यह भी ना पता चला और आपने इतनी बड़ी पूजा रखी, मैं जब आई तब मुझे पता चला क्या हम इतने पर पराया हो गया आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उदासी से उन दोनों को देखने लगती है, तो वही रोशनी सीढ़ियों से नीचे आते हुए रोशनी की तरफ देखकर, ऐसा कैसे कह सकते हैं दी आप, वैसे भी आप जानती तो है मेरे पति को और उसे दिन क्या हुआ था। आप गुस्सा हो गई थी और उन्होंने थप्पड़ भी मारा था, शायद इसी वजह से किसी ने कहा नहीं होगा और हमें भी पता नहीं था कि आप जैसलमेर आने वाली है। वैसे आप यहाँ पर आ गई हमें बहुत खुशी। और पराये कैसे कह रही हूँ, अगर पराये होते तो आपके यहाँ पर बुलाते, आप भी मन अगर बुलाया है तो अपना समझ कर ही बुलाया है। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं जानती हूँ कि पुरानी बातों को आप भूल ही जाओगे। कहते हुए वो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए देखने लगती है चांदनी को, और वही चांदनी उसकी बात को सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है, पर अपने हाथों में दुपट्टे को पकड़ लेती है जिससे किसी की भी नज़र में नहीं आता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी आंखों में मुस्कुराहट लिए, ये तो सच कहा तुमने रोशनी, वैसे मुझे नहीं लगना था कि सूर्या किसी बच्चे के साथ शादी करने का, आखिर वह एक मैच्योर पसंद है और तुम कॉलेज स्टूडेंट। कहते हुए वह सोफे पर बैठ जाते हैं और वही रोशनी चांदनी के सामने बैठ हुई कर अपनी होठों में एक मुस्कुराहट लिए। हाँ ये तो सबके लिए हैरानी वाली थी और खासकर मेरे लिए, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। पर अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत का लिखा कोई टाल सकता है। वैसे मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, आखिर इतनी लड़कियों का दिल जो टूटा है मेरी वजह से, उनके दिल पर राज करने वाले के दिल पर मैंने अपना नाम जो लिख दिया है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे और कब आएंगे जैसलमेर। ये सुनते ही इंसान में रोशनी को देखते हैं, जो उसकी उम्र से ज्यादा मच्छियों और आंखों में जो रौनक थी वह अजीब लग रही थी। फिर भी वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखकर, मुझे आए हुए 2-3 दिन हो गए, शायद से अब काम इतना है कि सब कुछ हैंडल मुझे ही करना होता है। पापा हॉस्पिटल में है तो सारा बिजनेस मुझ पर ही है, और अभी मेरा एक अवार्ड फंक्शन था जहां पर मैंने बेस्ट बिजनेस वूमेन का टाइटल अपने नाम कर दिया। कहते हुए उसके होठों पर एक प्राउड वाली स्माइल थी, और वही उसके हाथ को सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, एक दिन में भी ऐसा ही कुछ हासिल करूंगी। आखिर आप मुझसे बड़ी है और मैंने सुना है कि आप बाहर की कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। यहाँ तक क्या पूरा बिजनेस पापा का ही टेक ओवर कर रही है, पर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। आखिर मेरे पति को भी तुम मुझ पर प्राउड फील हो, उससे यह ना लगे कि मैं अपने पापा का बिजनेस से ही अपना नाम कमाया है। कहते कहते वह इनडायरेक्ट चांदनी को ताना मार रही थी कि उसने तो अपना नाम अपने पापा इसके कंपनी से स्टार्ट कर दिया। अपने पापा की मेहनत को उसने आगे तक ले गई, खुद की तो ज़्यादा मेहनत की नहीं, सब कुछ तो उसके पापा ने दिया है, उसके लिए किया था, और यहाँ वह खुद अकेली करना चाहते हैं। जहाँ चांदनी उसे नीचा दिखाने के बारे में सोच रही थी, तो वही रोशनी उसे नीचा दिखने लगती है, और वही रोशनी की बात को सुनकर चांदनी का मुंह बंद हो जाता है। नेहा जब चांदनी को देती है तो उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। चांदनी नेहा को देखती है और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं लगा था कि हम 2 साल बाद मिलेंगे, वैसे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है, आज भी वैसी हो या बदल गई हो, वैसे बदल ही गई होगी, हमारी आखिरी मुलाकात ही ऐसी हुई थी, पता है ना कितना याद किया था और मैं जाते वक्त कितना ज़्यादा रो रही थी। कहते हुए वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है। जहाँ नेहा का चेहरा पसीने में भीगने लगता है तो वही सुलोचना नेहा के कंधे पर हाथ रखकर, नेहा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा और सुबह से मुझे तुम कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है, जाओ बेटा जाकर सो जाओ, तुम्हारे हालत शायद से ठीक नहीं है। ये सुनकर नेहा बस अपना सर हिला देती है। एक नज़र चांदनी को देखते हैं और वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र रोशनी पर चली जाती है, जो उसे देख रही थी। रोशनी नेहा की आंखों में देखती है तो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वह कुछ सोचकर गहरी सांस लेती है और नेहा को जाते हुए देखते हैं, जिसका चेहरा पसीने में था। नेहा के चेहरे को देखकर वह चांदनी के चेहरे को देती है, जिनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। 215 गले पर निशान। कहते हुए वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है।
जहां नेहा का चेहरा पसीने में भीगने लगता है तो वही सुलोचना नेहा के कंधे पर हाथ रखकर, नेहा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा और सुबह से मुझे तुम कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। जाओ बेटा जाकर सो जाओ, तुम्हारे हालत शायद से ठीक नहीं है। ये सुनकर नेहा बस अपना सर हिला देती है। एक नज़र चांदनी को देखते हैं और वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र रोशनी पर चली जाती है। जो उसे देख रही थी रोशनी नेहा की आंखों में देखती है तो सिर्फ बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वह कुछ सोचकर गहरी सांस लेती है और नेहा को जाते हुए देखते हैं। जिसका चेहरा पसीने में था नेहा के चेहरे को देखकर वह चांदनी के चेहरे को देती है, जिनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। रोशनी चांदनी को देखते हैं, फिर कुछ सोचकर अपना सर हिला देती है। तभी गायत्री चांदनी की तरफ देखकर, बच्ची तुम यहाँ पर हो तो आज पैलेस में ही रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, तुम्हें कुछ जरूरी काम होगा तो वैसे भी इतने दिनों बाद मिली हो। चांदनी यह सुनते ही जल्दी से अपना सर हिला देती है और वही चांदनी को इतनी जल्दी यहाँ पर रहने के लिए मानते हुए देखकर रोशनी एक पल के लिए तो उसे देखती रहती है। फिर कुछ सोचकर महक की तरफ देखते हैं, जो उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ इशारा करते हैं और अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में बैठी रोशनी सामने देख रही थी। तभी महक उसके कंधे पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है आखिर इस पैलेस में रहने में इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है, देखा है तुमने उसकी आंखों में चमक। महक की बात पर रोशनी एक गहरी सांस लेकर, आपने नेहा के चेहरे पर की परेशानी अच्छी है। जब से नेहा ने चांदनी का नाम सुना है तब से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है ये लड़की जैसे दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है दी। और सबसे बड़ी बात यह मेरे पति पर ही अपने डोरे डालने की कोशिश कर रही है और मेरा पति वह तो इस भाव तक नहीं दे रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एक बार इन्हें आने दो, इनसे बात कर देता हूं। कहते कहते वह शांत हो जाती हैं और आपस में अपनी उंगलियों को उलझाए परेशान से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। और वही उसके परेशान भरे चेहरे को देखकर महक उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो तुझे कुछ करना चाहिए बच्चों, वैसे भी मुझे ये लड़की कुछ ठीक नजर नहीं आती है, कैसे दिखती है और ऊपर से इसका जो बिहेवियर और बात करने का तरीका, देखा जाए इसने खुद के दम पर एक बड़ा अंपायर खड़ा भी नहीं किया है जैसे तुम्हारे पति ने किया है। इसको अच्छे तूने मुंह बंद कर दिया, मुझे तो बहुत बोलने का मन कर रहा था, इससे कैसे कह रही है सूर्या ने एक बच्चे से शादी ली। अगर इतने ही प्रॉब्लम है तो जाकर सूर्या से पूछो, मतलब जेठ जी से पूछो उन्होंने एक बच्चे से शादी क्यों कर ली। कहते कहते वह मुंह बनाकर उसे देखने लगती है तो वही उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, तुम मेरा पति को भी जानती हो दीदी, और वैसे भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ऐसा समझती नहीं हूं कि अगर यह रहेंगी तो मेरा पति उनकी तरफ देखेगी। अगर ऐसा होता तो कब का वह उससे शादी कर लेता, और वैसे भी लाख आ जाए रहूंगी तो मैं ही उसके दिल में, इतना तो मैं जानती हूँ। और फिर उसकी आंखों में मैंने अपने लिए सबसे अलग जगह अच्छी हूँ, जिसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक मोहब्बत है। पर मेरा पति मानेगा, पर वह नहीं देख सकता मुझे दर्द में और ना ही कभी दे सकता है। रही बात इस चांदनी की तो इसे जो करना है वह कर ले। थप्पड़ खाया है पहले, वह भी सिर्फ और सिर्फ मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे किया था। सोचो उसे वक्त तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी और आप हम दोनों की शादी भी हो गई है, तो इसके लिए परेशान नहीं है। बस मैं इस बात से परेशान हूँ कि उसने नेहा के साथ ऐसा क्या किया है जो नेहा के चेहरे पर मुझे उसके लिए डर दिख रहा है। एक बार इस बारे में मुझे पता चल, फिर हम बाद में देख लेंगे। कहते हुए वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती हैं और अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगते हैं। तो वही महक उसे जाते हुए देखकर खुद से ही, पता नहीं था मेरा बच्चा इतना ज्यादा सोचता है, चाहे इसके लिए कोई भी क्यों ना कितना बुरा हूँ, पर यह किसी का बुरा नहीं देख सकती। नेहा जो उसके पति को अपना बनाने के बारे में सोच रही है, मौसी की मदद कर रही हूँ। वैसे ही चांदनी बला है क्या, देखकर ही बहुत अजीब लगता है, उसे जैसे कोई पागल है। आंखें ऐसी और बच्चा तुम्हें तो ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका शिकार हो। राघव से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपने सर हिलाकर वहां से जाने लगती है और वही रोशनी अपने कमरे की तरह बढ़ ही रही थी कि उसे चांदनी मिलती है। वह उसे देखकर वहां से जाने वाले थे कि चांदनी रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखकर, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सूर्या ने ऐसा क्या देखा है तुम्हें जो मुझ में नहीं है, आखिर क्या है तुम्हारे अंदर
जिसकी वजह से वह तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है। किस तरह उसे खुश किया है जरा मुझे भी तो पता चले। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए वह उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं तो वही चांदनी की अजीब सी बातों को सुनकर और उसकी बातों का मतलब समझकर रोशनी का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है, पर फिर भी वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए चांदनी की तरफ देखकर, ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, आखिर वही बता सकते हैं मुझ में ऐसा क्या देखा है जो आपने उसने में नहीं देखा। वैसे आपने कुछ देखने लायक भी है, सर से पांव तक इतनी खूबसूरत है, फिर भी आज आप सिंगल हो, ऐसा क्यों, क्या जान सकती हूँ। रोशनी की बात को सुनकर चांदनी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि सूर्या मेरी सनक है, मेरा पागलपन है, उसे पाना मेरी सांस में है, उसके सिवा में किसी और के साथ शादी कैसे कर लेती। कहते हुए वह उसके नजदीक आ जाती है तो वही रोशनी की नज़र अनजाने में ही सही चांदनी के गले पर चली जाती है। वहां पर उसे निशान को देखते हैं, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि निशान का मतलब क्या है। वह निशान को देखकर पाना है पर दूसरों को खुद को छूना देना है, ये कौन सा पागलपन है। जरूरत है तो आप ही पूरा कर रहे हैं, पर फिर भी पति मेरा ही चाहिए। एक शेरनी उसे ही छूने देती है जिसे वह पाना चाहती है। हर जगह तो बिल्लियां मुंह मरती है, यह मैं नहीं मेरी माँ कहती थी। वैसे गर्दन पर निशान बहुत अजीब नहीं लग रहा है, क्या सोचेंगे लोग बिना शादी के ऐसे निशान, एक पल के लिए मेरे गले के निशाने को तो समझ सकते हैं पर आपके। कहते हुए वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर, माना मैं आपसे छोटी हूँ, पर इतनी समझ है मुझे कि अपने पति को किसी और के पास भेजना तो दूर की बात है, मैं उसे किसी के साथ भी नहीं देख सकती। वह मेरा पति है, शादी से पहले चाहे आपने कुछ भी किया हूँ, पर शादी के बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके पास कोई लड़की आए हैं कि किसी शादीशुदा लड़के के बारे में सोने से बेहतर है कि किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। कहते हुए वह मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है और वही उसकी बात को सुनकर चांदनी गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है। वह से जाते हुए देखते हैं, फिर कुछ सोचकर अपने होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट लाती है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके हाथों में मोबाइल था जिसमें वह कुछ देख रहा था। फोटो पर मुस्कुराहट है। तभी मंदार केबिन के अंदर आ जाता है। सूर्या मोबाइल को साइड में रखकर मंदार को देखते हैं तो मंदार मुस्कुराते हुए उसके सामने फाइल्स को आगे करके, जिस चीज की जरूरत थी वह सारी चीज हमें मिल चुकी है। राठौर के कारखाने के पेपर हमारे हाथ में है जो उसने शेखावत को बेचे थे, और पता लगा है उसे कारखाने के अंदर जो काम कर रहे हैं वह माधवगढ़ के ही लोग हैं, और वहां पर कुछ ऑफिसर भी जा चुके थे पर उन्हें कुछ मिला नहीं। पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि वहां पर बहुत सारे कारागार हैं, तो उन्हें वह कारागार कैसे नहीं मिले, क्योंकि कुछ औरतें थीं जिन्होंने यही कहा था कि उनके पति उसे कारखाने में काम करते हैं, और अचानक ऐसा पुलिस ऑफिसर को ना मिलना बहुत हैरानी वाली बात है। कहते हुए वो शांत हो जाता है तो वही उसकी बात को पूरा सुनने के बाद सूर्या अपने होठों पर सिगरेट को रखकर उसे जलाकर अजीब सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए। मंदार, यही तो राठौर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वह जो भी करता है वह किसी को बताता नहीं है और सबकी आंखों से दूर रहता है। शेखावत ने अगर वह कारखाना हमें बेचा है तो उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे डर की वजह से बेचा है। उसके अंदर डर है, इसी वजह से आज वह कारखाना हमारे पास है। और सच की बात कर रहे हो तो पैसों से बहुत कुछ कर लिया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन निकलना कौन सी बड़ी बात है। एक काम करो, उसे कारखाने की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और यह भी निकाले कि ऐसे कितने कारखाने हैं जो राठौर ने बेचे हैं, और एक एक कारखाने की हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो, और जो भी कारखाना उसके नाम पर है वह भी कारखाने की इन्फॉर्मेशन निकालो। पहले उसके सोर्सेस पर वार करना है, उसके बाद वह खुद ही पागल हो जाएगा, क्योंकि पैसों की लत बहुत बुरी चीज़ है, जिसको लग जाए वह पागल हो जाता है। और राठौर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।